जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, मात्र 70 क्वेश्चन है, लेकिन आपकी पूरे बुक से निचोड़ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई कई बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। देखिए, सबसे अगर कम की बात करें बैगनी मारेंगे, सबसे अधिक की बात करें, क्या अधिक की बात करें मेरे भाई, अधिक की तब लाल के मारेंगे। ठीक है ना, तो दोनों याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां कम कर रहा है इसलिए ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप याद रखेंगे। करें कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अभी हमने यही तो क्वेश्चन बतलाया कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कहेगा ना, सबसे अधिक कहेगा तो लाल मारिएगा और सबसे कम कहेगा बैगनी मारिएगा। हमने अभी यही क्वेश्चन डिफिनेट किया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बतलाएंगे क्वेश्चन ना, तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाती है क्या हो जाती है, यानी घट जाती है कि बढ़ जाती है। तो आप कहिएगा कि सर ना घटेगी ना बढ़ेगी, समान रहेगी। उसकी फोकस दूरी में क्या होगा, समान परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो हमारे छात्र जो है सी टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो आप तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि काल्पनिक और वस्तु के बीच जो होता है क्या होता है, सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप थोड़ी सी दिमाग लगा देते हैं, थोड़ी सी आप फोकस कर लेते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन को आप पकड़ लेंगे और सारे क्वेश्चन को कैच कर लेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा मेरे भाई। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए ना इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास हम लोग नहीं करते हैं, तो प्रयास आपको करना होगा, सारे बच्चे को करना होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि 40 सीएम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 20 सीएम की फोकस दूरी के उत्तल लेंस की इसकी संयोजन की क्षमता जो हो जाएगा डायऑप्टर में जो जाएगा कितना निकल के आएगा, तो आप कहिएगा कि सर -2.5 आ जाएगा। यहां थोड़ी सी जगह कम बढ़ रही है, इसके चलते नहीं बतला रहे, लेकिन एक दिन न्यूमेरिकल का जो है सारे क्वेश्चन लेकर आए होंगे आएंगे, तो आप लोग वहां अच्छे तरीके से हम लोग समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष का मान जो होता है बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है। आप तो कहिएगा कि प्रकाश वर्ष का मान जो बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल जो होता है कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है क्या होती है, प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है क्या होती है, दूरी होती है, याद रखिएगा। हम लोग जितना एक्स्ट्रा बतला रहे ना उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, कहीं लिख के रखिए, आपके एग्जाम में वही प्रश्न आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जितना एक्स्ट्रा बतलाते हैं ना वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाता है। ठीक है, तो आपको वहां जाकर नहीं करना है कि हम यही नहीं पढ़े थे कि नहीं आया। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़िए। हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं ना किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर जो होता है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर करती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ये सारे बच्चे को पता होगा कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग निकॉन प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका, निकॉन प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। जितने हमारे प्यारे भाई देख रहे हैं, प्यारी बहना देख रही है, सब तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे देख कर लेंगे क्लास को लाइक। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश श्वेत प्रकाश को पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, मतलब क्या होती है, घट जाती है कि बढ़ जाती है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है यह 2023 में प्रश्न पूछा गया। हाँ बिल्कुल पूछा गया है, आपको पता होनी चाहिए कि 2023 में पूछा गया है। और यह जो है प्रकाश अनुप्रस्थ को तरंग करता है, प्रदर्शित करता है ना, ये ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो हमारे भाई बी टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करेगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होगा। प्रवर्तन गुणांक का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवर्तन गुणांक का जो मनवा होता है, याद रखिएगा, वो जो होता है ना 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए इसका कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक और प्रकाश का परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। जो बच्चा ऑप्शन ए वाला ठीक करना बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आप कहिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। क्या अनंत मतलब कहाँ? इन्फिनिटी, कभी खत्म नहीं हो सकता है कभी। जैसे कि हम लोग आसमान में देखते हैं, आसमान पूरा दिखाई देता है लेकिन उसको छूने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा, पता है ना। तो अनंत दूरी तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर प्रश्न क्या करे कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? देखिएगा तालाब की तली जो होती है कुछ ऊपर हुई उठी प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें तो पता है, आप क्यों इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बाबू इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन हम करा रहे ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कौन बनाता है? तो आप कहिएगा कि सर वो तो अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है, अवतल दर्पण बनाता है। लेकिन छोटा की बात करें तो छोटा जो होता है उत्तल दर्पण बनाता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 16 नंबर प्रश्न क्या करेगा? एक पिन छिद्र कैमरा किस तरह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या करे? पिन छिद्र मतलब क्या होता है? होल होता है। क्या होता है? पिन होल कहेंगे, ठीक है ना। और कैमरा वर्क कहेंगे। देखिए तो यहाँ दिया नहीं है, इंग्लिशों में दिया है ना। तो याद रखिएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहिएगा कि सर प्रकाश के रेखीय प्रसरण पर कार्य करता है। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है ना कि जब करे कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4:3 है तथा 3/2 है। जल कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक जो हो जाएगी कितना हो जाएगी? हम लोग अगर मोटा मोटी में बात करें, सीधा सीधी में बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? U बराबर देखिए W ओमेगा फेन से G हो जाएगा। इसका मतलब 4/3 दे दिया है, 3/2 दे दिया है। तो अब इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2/3 हो जाएगा, है ना। तो 8/9 देखिए तो कहीं दिया है क्या? 8/9 जहाँ दिया है वो मार दीजिए, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा इसी टाइप से बनेगा, याद रखना है। जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ हम आपको बतला दे रहे हैं अच्छे तरीका से, ठीक है। कह रहे हैं कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? आपको पता होगा कि पानी में जो होता है, जो बुलबुला होता है, शाम के समरिया के बेरा देखिएगा, सुबहिया के बेरिया देखिएगा तो क्या होता है ना, चमकता दिखाई देता है। और वो किसके कारण दिखाई देता है चमकता? तो आप कहिएगा कि सर वो जो होता है ना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर दिखता है, इसी के कारण वो बुलबुला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ने की कहा जाता है। मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा और मुड़ जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं कहला जाएगा। तो ये तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते हैं, इसलिए भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है? जल्दी से बतला दीजिए किसका क्रांति कोण जो होता है ना वो सबसे कम हो जाता है? तो आप कहिएगा कि सर बैगनी का सबसे कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। किसका? हीरा का अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हीरा मार देंगे, ठीक है। और सबसे कम जो होता है कांच का होता है, कितना होता है? 1.003 होता है, याद रखिएगा। हम लोग जितना एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या करे कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। अभी तो हमने बतलाया 2.42 बतलाया, अभी हमने बतलाइए किया। देखिए हम लोग जो बतलाते हैं ना वही आपके एग्जाम में आता है, ये आप लोग विश्वास आपको करना होगा हम पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है ना वो किस में होता है, तो आप कहिएगा कि सर निर्वात में सबसे ज्यादा महत्तम होता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए कह रहे हैं ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं कर पाती है, ठीक है ना, कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं कर पाती है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन, जो हमारे प्रिय मित्र प्रिय भाई ऑप्शन सी टी का बी टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आवृत्ति को जो है ना वो परिवर्तित नहीं कर पाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का लेंस की क्षमता का एसआई मीटर क्या होता है, और हम लोग 10 क्लास से पढ़ते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मीटर जो होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है, यानी 1/मीटर होता है ना, तो मीटर इनवर्स का ये 1/मीटर का ये डायआफ्टर का ये सब वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया है, डायआफ्टर कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 3 गो होता है इसका एसआई मीटर का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, तुल्य लेंस है। तुल्य लेंस जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 2 उत्तल लेंस को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। जैसे कि हम लोग बात करें दो गो लड़का को आपस में रखा जाए तो उसका प्रभाव लड़के का जैसा होगा ना, लड़की जैसा तो नहीं होगा, याद रखना है ना। तो उसी तरह इसी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 27, कह रहे हैं कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, तो यह कैसा हो जाता है, और कांच के एक अवतल लेंस को कह रहा है, यहां ध्यान देने की जरूरत है आपको मेरे भाई। तो याद रखिएगा वो कैसा हो जाता है, कम अपसरी हो जाता है। क्या होता है, कम अपसरित हो जाता है ना, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पी बराबर जो हो जाए पूछा जा रहा है, तो 1/f होता है ना, 1/f होता है, यानी जो है डायआफ्टर में सीएम में दिया है, यानी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब काटेंगे मान लीजिए कि 100/20 और 20 को काटेंगे जब यहाँ ना 100 से काटेंगे ना, तो यहाँ पर 5 डायआफ्टर नहीं हो जाएगा, 5 डायआफ्टर नहीं हो जाएगा। सारे बच्चे जानते हैं इतना आसान जब नहीं आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तित जो हो जाती है ना, तो याद रखिएगा वेग और तरंगदैर्घ्य में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायआफ्टर है +5 डायआफ्टर संयुक्त संयोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है ना 2 गो उत्तल लेंस है, क्या है 2 गो लेंस है, कौन सा लेंस है, माइनस में है, एगो उत्तल है, एगो क्या है, एगो उत्तल है, एगो अवतल है, तो यानी P1 का मान जो दे दिया है वो -15 डायआफ्टर दे दिया है। याद रखिएगा, थोड़ी सी दिमाग देकर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर P2 का जो मनवा दिया है 5 डायआफ्टर प्लस में दिया है, हम पर प्लस दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करे फोकस दूरी, अगर P का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 15 में से जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी P1 प्लस P2 है ना, तो यहाँ P1 का मान जो है -15 दिया है +5 दिया है, यानी P का मान निकल के आ गया -10 आ गया, ठीक है। अब तो आसान हो गया, P का मान जो है कितना आया था, -10 cm आया था, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं किया जा रहा, फिर कह रहा है फोकस दूरी का मान कह रहा है, तो F बराबर जो होता है 100 बटा क्या होता है, P होता है, तो 100 बटा यहाँ P का मान -10 आया है, जब काटेंगे तो -10 डायआफ्टर नहीं हो जाएगा, सॉरी CM नहीं हो जाएगा। तो देखिए जहाँ -10 CM दिया है वहीं पर टिक आउट कर दीजिए मेरे भाई। बहुत आसान तरीका से हम लोग समझाते हैं बच्चों को, ऐसे समझाते हैं ना उसको न लगे कि हम नहीं पढ़े हैं तो नहीं निकलेगा, है ना, नहीं, आप लोग अच्छे तरीका से क्लास करेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का है ना, किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, हमारे आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखना है आपको, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का, निकट दृष्टि दोष निर्वाचन के लिए उपयुक्त किया जाता है। निकट का है तो अवतल लेंस मारिएगा, दूर का है, दूर या दीर्घ का है, दूर या मेरे भाई दीर्घ का है ना, दूर या दीर्घ का है तब उत्तल लेंस मारिएगा, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ निकट की बात किया गया है इसलिए अवतल लेंस मारेंगे, यानी ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर लेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, 1+D/F होती है, 1+D/F होती है, यानी ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन ए वाला जो हमारे भाई बहन टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। खर कर रहा है नाम
खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, आभासी एवं क्या होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। जितने भाई बहन देख रहे हैं ना, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं और आप एक बार क्लास को लाइक नहीं करते, मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि और हम लोगों का मोटिवेट जगता है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेट को जगाना आपको जो है आपका कार्य है, ठीक है। आपका मोटिवेट को बढ़ाना मेरा कार्य है, ठीक है। तो दोनों आदमी का फायदा इससे होता है, ठीक है। तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का है ना, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक होती है। अगर दीर्घ की बात करें यानी दूर की वहां बात किया गया, दीर्घ मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो दूर की बात किया गया, तो दूर के लिए हम तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले बतलाए कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है ना, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी। सामान्य संयोजन में कह रहा है, तो आप कहिएगा कि सर क्या कह रहा है, सामान्य संयोजन कह रहा है। तो हम पढ़े हैं कि F0 F ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है मेरे भाई, ठीक है। करे कि वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। वर्ण विपथन का दोष जो होता है किसमें नहीं पाया जाता है, तो परावर्तक सूक्ष्मदर्शक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने में जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब बेलनाकार लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं किसको दूर करने में, किस लेंस को दूर करने में, किस रोग को दूर करने में। तो आप कहिएगा कि सर हम तो एंटीगेमेटिक प्रिज्म जो होता है ना उसको दूर करने में बेलनाकार लेंस को प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। करें सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है कितनी होती है, तो वहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। 3-4 क्वेश्चन पहले हमने बताया ना, F0 + F ही, तो वहां दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा F0 बाटा में F ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस के साथ उतरता है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या। पतली झिल्ली होता है और उसका रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, तो आप कहिएगा कि प्रकाश के व्यक्तीकरण होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सारे बच्चे को पता है, तो उसका कारण क्या है, नीला दिखने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है क्या होता है, घट जाता है क्या बढ़ जाता है। तो आप कहिएगा कि सर वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्क्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है, और यह 2023 में प्रश्न में पूछा गया है ना, 2023 वाला पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष के निर्माण का जो कारण हो जाता है मेरे भाई, वो जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी ऑप्शन 44 तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का रहना कि वायुमंडल की उपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है। आसमान का रंग जो होता है कैसा दिखाई देता है, तो 45 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ने टिक कर है ना, यानी काला दिखाई देता है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है, फटाफट आप लोग बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर प्रकाश के रंग का कारण जो होता है ना, इसकी आवृत्ति हो जाती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है वो कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा μ-1 = ए होता है, इंटू ए होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। सारे प्रश्न याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। करे कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो कितनी होती है, वो शक्ति जो होती है कितनी होती है, तो 0 होती है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आप कहिएगा कि F0 का मान हमारा होगा F ही से, है ना, जिधर मुंह रहता है उसका मान छोटा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शन से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर लेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, दूरी का। हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने बतलाया, शायद 1-2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा उसमें शायद हमने चर्चा किया है ना, तो याद रखिएगा। चलिए
52 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग में जो होती है वो कितनी होती है। और देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे सही करेंगे। देखिए वहां पर जो पूछा जाता है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख की न्यूनतम दूरी की बात किया जाता है, तो अब हम लोग वहाँ 25 cm बात करते हैं ना, 25 cm की बात करते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ फोकस दूरी की बात करें या इसलिए 2 cm की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन भुतलाने वाला है और काफी बच्चे यहाँ भुतला भी जाएंगे। अगर न्यूनतम दूरी दिया रहे तो 25 cm मारिएगा मेरे भाई। ठीक है, और फोकस दूरी दिया रहे तो 2 cm मारिएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आप ना कर दीजिएगा ऑप्शन सी होगा तो इस तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझाए कर रहे हैं ना। 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लगभग में जो होती है कितनी होती है, तो इस सारे बच्चे को पता होगा। 4 डायऑप्टर यानी 1 में 4 से भाग देना दीजिए, 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो भाग देकर देखिए, आप फोन आपके पास है तो फोन से देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन का है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण जो होता है ना वो कितना होता है, कितना सा होता है, तो 24.41 डिग्री होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है, लगभग में 42 डिग्री होता है। लगभग में 42 होता है, कितना होता है, लगभग में 42। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है ना, कह रहे हैं ना, यदि यूजी बराबर 2/3 तथा यूडब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा 4/3 का, तो डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 कीजिए, फैन जो होगा 4/3 कीजिए। ठीक है, साधारण भाषा में और टाइम की बचत भाषा में हम लोग बात करें तो 3/2 तो इसी तरह रहेगा, लेकिन है नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी 9 जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9/8 जहां दिया वहां टिक आउट कर लीजिए। 56 का ऑप्शन 9/8 जहां दिया है ना वहां डी टिक आउट कर लीजिए। तो देखिए तो 9/8 कहां दिया है, देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखना है आपको, अच्छे तरीका से केवल याद रख लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति जो होती है वो कितनी होती है। और क्या कर रहा है, संपर्कित कह रहा है और दो लेंस की बात कर रहा है, उसमें देख लेना 2 लेंस जोड़ दिया है। तो याद रखिएगा P बराबर P1 + P2, हमें ये क्वेश्चन नहीं बतलाएगा, इस पर क्वेश्चन नहीं बतलाएगा। याद रखिएगा हमने बतलाया 10-12 क्वेश्चन जाकर पीछे देखिएगा, हमने बतलाया इस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। देखिए लेजर क्रिया के लिए जो होता है संख्या परिवर्तन आवश्यक होता है, लेकिन पूछा जाएगा लेजर क्रिया का आविष्कार कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी मारिएगा। कब, 1860 ईस्वी में जो हुआ था ना लेजर क्रिया का जो होता है आविष्कार हुआ था। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण होता है उसका बहुत ही रीजन बड़का है ना, कलांतर है। क्या है, कलांतर है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई का कह रहा है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई से क्या होती है, उसमें क्या होती है, तो किस समान नहीं होती है, मतलब व्यक्तिकरण की फ्रिंजों की समान जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है ना, एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। याद रखना है आपको। ठीक है, साधारण भाषा में इस तरह के। चलिए कह प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे कौन थे, न्यूटन साहब थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 61 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक होता है। प्रकाश के वर्ण निर्णायक जो होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति होता है, यानी 62 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी वाला जो हमारे भाई बहन टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 64 नंबर क्वेश्चन का है ना, किसी बिंदु तो स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसा होता है तरंगाग्र जो होता है, कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। ठीक है ना, गोलाकार होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आकर एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो होता है व्यक्तिकरण होता है। ठीक है ना, प्रकाश के व्यक्तिकरण होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि दो कलाबंद स्रोतों के
कलाबंद स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है किसके समानुपाती या किसके क्या होती है, जल्दी से बतला दीजिए। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा तरंगध्वज के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 66 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखना है लंबाई अपूर्णांक गुने पथ लंबाई, अपूर्णांक गुने पथ लंबाई जहां दिया ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करेगा, बूस्टर का नियम है और ये आपके एग्जाम 2018 में आया है, शायद 2022 में भी आया है और 2023 में तो कंफर्म आया हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा 2018 और 2023 में कंफर्म आया हुआ है, लेकिन 2022 वाला कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें दिखने से 100% आया हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा थोड़ी सी यहाँ जो है हम क्या भूल रहे हैं कि 2022 में आया कि नहीं आया, लेकिन हमें देखने से आया है 100%। याद रखिएगा आपके पेपर आपके पास होगा ना, तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा ए मेरे भाई जो बराबर होता है ना, म्यू बराबर जो होता है 10 IP के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन जो है सी दिया है उसी में टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का करें, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनरावर्तन प्रकाश के व्यक्तीकरण के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है तीव्रता का होता है, याद रखना है ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो इस साले बच्चे को पता होगा कि जीवाश्म की आयु जो पता करते हैं तो कार्बन डेटिंग से करते हैं, यानी 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चन को बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से 70 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तमाम क्वेश्चन को बतलाए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो है दिया हुआ है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, जहां डाउट हुआ होगा वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाने का और प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।